हाँ जी, तो पिछले लेक्चर में हमने मैकियावेली तक कर लिया था। आज हमने जॉन लॉक शुरू करना है। मैकियावेली तक किसी को कोई भी डाउट है, पहले वो अपने डाउट्स क्लियर कर ले। नहीं है तो जॉन लॉक की सबसे पहले कोट, इसका आप मतलब बताइए। नो मैन्स नॉलेज हेयर कैन गो बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, क्या मतलब है? ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਲੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ठीक है, 50% ये है, बाकी 50% पूरा आंसर नहीं दिया। पूरा सोचो। ठीक है, चलो, जब तक उसे करते नहीं है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। और थोड़ा सोचो। एक्सपीरियंस तो ज्यादा कोई नॉलेज नहीं हो सकती। तो वो तो लिखा ही है, वो तो तुमने हिंदी में बोल दी, इसका मतलब क्या हुआ? चलो मैं बताता हूँ। देखो, इसका मतलब है कि तुम शायद सारी उम्र बुक्स में कोई ना कोई चीज पढ़ रहे हो, करी जा रहे हो, ठीक है। तो वो जो चीज है वो तब तक तुम्हारी नॉलेज जो है वो वहां लिमिटेड रहेगी, बिकॉज तुमने सिर्फ उसके बारे में पढ़ा है। जब तक तुमने उस चीज को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया तो तुम ये नहीं कह सकते तुम्हें उस चीज के बारे में 100% पता है। बिकॉज हैंड्स ऑन किसी चीज के ऊपर एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई चीज करके देखना वो बहुत जरूरी है। ऐसा कोई पर्सन जिसने शायद पढ़ाई नहीं की हो पर उसने प्रैक्टिकल फील्ड में ही सारी उम्र काम किया, उसे पक्का सारी नॉलेज होगी। उसे चलो टेक्निकल टर्म्स नहीं आती होंगी पर उसे सारी नॉलेज होगी। तो कभी भी तुम्हारे एक्सपीरियंस से ऊपर तुम्हारी नॉलेज नहीं हो सकती। हाईएस्ट स्टेज नॉलेज की एक्सपीरियंस माना जाता है। तभी हर जॉब में हर जगह एक्सपीरियंस देखा जाता है ना, कि आपको एक्सपीरियंस कितना है। क्यों वो एक्सपीरियंस क्यों मांगा जाता है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जॉब प्रोफाइल में और हर जगह ऐसी होती हैं जो बिना आप समझे जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो आप नहीं परफॉर्म कर सकते ऐसे टास्क, क्योंकि वो उससे बढ़ के ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि प्रैक्टिकल नॉलेज एक थ्योरेटिकल नॉलेज से हमेशा ऊपर होती है। ठीक है, तो हर चीज को एक्सपीरियंस करना। लेट्स सपोज आपने पूरी उम्र ये पढ़ा कि शेर से बचते कैसे हैं, शेर आगे आया तो क्या करना है, पर जब एक्चुअली शेर आगे आएगा तब क्या करोगे, और एक्चुअली जो पढ़ा है वो काम आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ और नया काम आ जाए उसके बाद मतलब होगा क्या, अगर तुम्हारा कोई शेर के साथ इनकाउंटर हुआ और तुम्हारी उसके बाद जान बच गई, तुम्हारी तब जो नॉलेज होगी ना वो तुम्हें एक्सपीरियंस से होगा कि ऐसे मेरी जान बची थी। वो किसी भी बुकिश नॉलेज से ऊपर मानी जाएगी। ठीक है, वो चीज इस कोड के थ्रू बताई गई है। क्लियर है? तो पॉलिटिकल थ्योरीज का जो ये सब्जेक्ट चल रहा है इसमें यही सारी चीजें समझनी जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? अब मतलब बस इस कोड को ध्यान से पढ़ो, अलग अलग तरीके से सोचो ये, क्योंकि यही ऐसे बन सकते हैं। तो हर मतलब ये जैसे शेर का एग्जांपल दिया, ये ऐसे आया तो ऐसे के तौर पे एग्जांपल ऐसी भी कोई जोड़ सकते हो। फिर इकोनॉमी का कोई एग्जांपल जोड़ सकते हो कि लेट्स सपोज कोई पर्सन, हाँ, जैसे आज वो आपकी अगर आजकल वेब सीरीज जो पॉपुलर हुई पड़ी है स्कैम 1992, उस बंदे को एक्चुअली वो जो बंदा था उसका नाम क्या है जिसके ऊपर वो सारा शो या मूवी बनी है? नीरव मोदी। नहीं नहीं, नीरव मोदी नहीं। स्कैम हर्षल 19 मेहता। अच्छा हाँ, हर्षल, सॉरी सॉरी। हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट के बारे ना कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंशियल मार्केट का। तो वो इतने ज्यादा पैसे कैसे कमा गया?
क्योंकि अगले की नॉलेज थी, अगले ने एक्सपीरियंस से गेन कर लिया कि ये चीज के ये लूप होल्स हैं, उसी से वो करोड़ों रुपए कमा गया, उसे लूप होल्स दिख के। एक दूसरी साइड तुम वकीलों का एग्जांपल दे सकते हो। वकील सबसे कामयाब वो नहीं माना जाता जिसने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है, गोल्ड मेडलिस्ट है। वकील सबसे ज्यादा कामयाब वो माना जाता है जिसे सारे लूप होल्स पता है, वो हमेशा सबसे ज्यादा कामयाब होता है। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट इज जॉन लॉक, जो आगे आपकी थिंकर हैं। इन्होंने क्या बोला? डिवाइन राइट थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो एक जो कंसेप्ट आपके राजे लोगों के ऊपर थोपते होते थे, वो कहते होते थे, राजे जब भी राज करना चाहते होते थे कि हमें राज करने का हक डिवाइन राइट मिला है, हमें हक, तुम्हारे ऊपर राज करने का हक भगवान से मिला है। ये हर राजा किसी ना किसी तरीके से रिलीजन के थ्रू क्लेम करता था कि मुझे तुम्हारा राजा बनना चाहिए बिकॉज मेरे पास डिवाइन राइट है, जो कि अपने आप में थ्योरी सही, मतलब ये डिवाइन राइट की थ्योरी अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, मतलब ये जॉन लॉक ने कहा कि ये जो थ्योरी है ये नहीं है, और ये कॉमन सेंस को भी डिफाई करती है। क्योंकि जॉन लॉक ने बोला कि एक्चुअली जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोग, जो पूरी सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है, वो अपने ऊपर उसी राजे को, एक्चुअली राजों को गद्दी से उतार के उन्हें मार भी दिया गया है, तख्ता पलट भी हुए हैं, कई बार मिलिट्री रिवोल्ट कर देती है, कई बार लोग रिवोल्ट कर देते हैं। तो एक्चुअली वही लोग राज कर पाएंगे जिनके पास मेजॉरिटी का कंट्रोल हो। चाहे तुम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, चाहे एक किंगशिप की बात कर रहे हो, वो राजा भी तभी तक राजा रह पाएगा जब तक मेजॉरिटी उसे हटाना नहीं चाहती। जब मेजॉरिटी लोग स्टेट में उसके अगेंस्ट हो गए तो वो अपने आप राजे को हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें मेजॉरिटी कंट्रोल करती है सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर क्या होता है? लॉ ऑफ नेचर यहाँ पे जो रेफरेंस दी गई है ना, और इसके ऊपर एक ऐसे भी आया हुआ है यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में, लॉ ऑफ नेचर का मतलब है नेचुरल राइट्स। कोई भी सरकार भी तब तक राज करेगी और जो मेजॉरिटी का रूल है वो भी तब तक प्रिवेल करता है जब तक वो नेचुरल राइट्स के अगेंस्ट ना हो जाए। वो राइट्स, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? देखो, एक तो हम फंडामेंटल राइट्स, ये सारे राइट्स पढ़ते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बना, कोई सरकार बनी, तब जाके ये राइट आए। दूसरी साइड पे ऐसी चीजें पता लगाना, सॉरी, दूसरी साइड पे ऐसे कोई राइट्स होना जो तुम्हें बाय नेचर मिलते हैं। लेट्स सपोज, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई डेमोक्रेसी हो, चाहे कोई राज ही ना हो, बिल्कुल ही एनार्की फैली हुई है। एनार्की है कि जहां पे कोई भी, किसी का भी रूल नहीं होता, बिल्कुल मतलब जंगल राज में रह रहे एक तरह से, उसे एनार्की कहते हैं। ठीक है, चाहे एनार्की फैली हुई है, वहां पे भी तुम्हारे पास कुछ हक होंगे। जब से इंसान जिंदा हुआ है, जब से इंसान एज अ लिविंग, इवन वाइल्ड लाइफ में जब वो रह रहा था हंटर्स और गैदरर्स के तौर पे, कुछ हक उसके साथ हमेशा थे। वो कैसे हक थे? जैसे कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉस्पेरिटी के। ये तीनों को कोई वायलेट नहीं कर सकता। कोई भी सरकार अगर इन्हें वायलेट करने पे आती है, लोग अपने आप उसे पलट देते हैं। कोई भी लॉ जो किसी भी स्टेट के अंदर बनाया जाता है, अगर वो किस मेजॉरिटी की लाइफ के अगेंस्ट हो, लिबर्टी के अगेंस्ट हो या प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट हो, लोग उसे भी तख्ता पलट कर जाते हैं। ठीक है, आजादी सबको चाहिए, लाइफ सबको प्यारी है, प्रॉस्पेरिटी, हर कोई अपनी जिंदगी में और बेटर करना चाहता है, ये सारी चीजें सबको चाहिए। जिस जगह पे ये तीनों नहीं मिल सकते, वहां पे अपने आप तख्ता पलट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स एंड नॉट फेवर पर्टिकुलर सेक्शनल इंटरेस्ट।
देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर। तो इसने भी बोला है कि अगर तुमने ये इंश्योर करना है कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, ठीक है, ये भी तुम डिवीजन ऑफ पावर में लिख सकते हो जॉन लॉक का नाम, कि उसने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉस्पेरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है कि डिवीजन ऑफ पावर जरूरी है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ठीक है, राजे के पास क्योंकि तीनों पावर होती हैं, वो इसलिए मिसयूज करने को आ जाते हैं। अगर ये तीनों पावर्स डिवाइडेड होंगी, वो मिसयूज नहीं कर पाएगा और ज्यादा स्टेबल सरकार हमेशा बनी रहेगी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अभी आपकी आवाज कट गई। आ नहीं रही अभी आपकी आवाज, चाहे लिख के भेज दो यहाँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप अगर लिख भी रहे हो यहाँ रिकनेक्ट करके देख लेना। ठीक है, जॉन लॉक ऑन फ्रीडम, मैं चाहता हूँ आज मोंटेस्क्यू तक पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस हफ्ते में तभी पूरा हो जाएगा ये सारा, आज मोंटेस्क्यू तक बस हो जाए। जॉन लॉक ऑन फ्रीडम। जॉन लॉक एक सबसे ज्यादा, तुम कहाँ पे जॉन लॉक को यूज कर सकते हो, जॉन लॉक की फिलॉसफी कौन से क्वेश्चंस में मेंस के यूज कर सकते हो। जॉन लॉक ना सबसे बड़ा एडवोकेट था फ्रीडम का, कि लोगों को आजादी दो, जितनी दे सकते हो उतनी आजादी दो। तो जहां पे तुम्हें राइट टू फ्रीडम जैसी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया या कुछ भी हो गया, तुम्हें किसी भी राइट टू फ्रीडम की बात करनी है, किसी भी टाइप का फ्रीडम हो, वहां पे तुम जॉन लॉक को मेंशन कर सकते हो। जॉन लॉक ऐसा पर्सन था जिसने हमेशा ये बोला, अबे नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अबे ने बोला कि नेचुरल राइट्स, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो आपको बाय नेचर, बाय गॉड मिलते हैं। देखो, अगर लेट्स सपोज आज भी हम इंसान जंगलों में रह रहे होते हैं, मतलब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, ये आपके एसए का क्वेश्चन था, नेचुरल राइट्स वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ऐसे करके एक ऐसे की मतलब स्टेटमेंट थी। उसमें मतलब वन पोर्शन जो कंपेयर करना था वो नेचुरल राइट्स था, मुझे हाफ याद है, दूसरा शायद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था। तो लोगों को उस साल समझ ही नहीं आया नेचुरल राइट्स होते क्या हैं। ठीक है, और लोगों ने एक एक्चुअली जंगल बारे लिखना शुरू कर दिया था। कईयों ने जो यूपीएससी में ना एक्चुअली कंप्लेंट फाइल की थी कि हमें ये लगा, पर नेचुरल राइट्स जंगल से कुछ लेना देना नहीं। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जंगल बारे मतलब लिखने बैठ जाना कि जंगल में ऐसे होता है, ऐसे होता है। नेचुरल राइट तुम ऐसे इमेजिन करो कि कोई स्टेट नहीं एग्जिस्ट करती, तुम बिना किसी सरकार, बिना किसी सिस्टम के रहते हो, तुम्हारे पास कुछ हक बाय बर्थ अवेलेबल है। जैसे कि तुम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, राइट ऑफ मूवमेंट है ये। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ना भी देता, तुम्हारे पास ये हक था। राइट टू स्पीच, तुम कुछ भी बोलना चाहते हो। एक नया बच्चा जब पैदा होता है, वो किसी से परमिशन नहीं लेता कि मैं रो लूं या ना रो, कि इस स्टेट में रोना अलाउड भी है, वो सबसे पहले आके रोएगा ही। ठीक है, वो उसका राइट टू स्पीच है। स्पीच का जरूरी नहीं है कि मतलब हो, कोई सेंस बननी चाहिए। स्पीच का मतलब है अगला रो रहा है, वो भी एक एक्सप्रेशन है, रो रहा है, उसकी मर्जी है। और ये चीजें एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे जितने भी राइट टू लाइफ, तुम्हें जिंदगी का अधिकार बाय नेचर मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ ये नेचुरल राइट्स को रिकॉग्निशन दी है। ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्टेंस में ही तब आए हैं जब ये सारी चीजें, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तभी एग्जिस्टेंस में आए हैं। ठीक है, तो ये सारा नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट है। हाँ, अब मैं बता रहा था कि आपने कहीं पे भी फ्रीडम को लिखना हो, जॉन लॉक को आप जरूर मेंशन कर सकते हो। जॉन लॉक ऐसा पर्सन था जिसने हमेशा बोला है कि ह्यूमंस के पास एब्सोल्यूट नेचुरल फ्रीडम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक पर्सन को खुद सारे डिसीजन लेने की फुल पावर होनी चाहिए।
वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कैसे सिस्टम को वो चूज करना चाहता है, वो सब कुछ, मतलब वोटिंग का हक भी इसमें आ गया, वो सब कुछ एक इंसान को फुल फ्रीडम दो। इंसान अपने लिए जब उसे फ्रीडम दी जाएगी, इंसान अपने लिए हमेशा बेस्ट ही चुनेगा। ठीक है, अगर तुमने सबको फ्रीडम दी तो एक्चुअली किसी के पास भी ना, सिंगल पर्सन के पास पावर कभी नहीं रहेगी, क्योंकि हर बंदा इंटरफेयर फिर पावर में करेगा ही करेगा। तो कोई भी इतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि वो एब्सोल्यूट पावर होल्ड कर पाए। ठीक है, तो अपने आप आपका जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जहां पे मतलब उस टाइम पे रिलीजन को जुडिशरी से अलग किया जाए। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे कभी जुडिशियल फैसले ना दिए जाए। जैसे एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं हम, चर्च की नहीं, हम दूसरी साइड इंडिया की बात कर लेते हैं। जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे ना, ये क्योंकि तुम इस चीज को कहीं यूज कर पाओ तो मैं आपको ये चीज बता दूं, जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, हमारे इंडिया में भी, मतलब सारी दुनिया में ही होता था, इंडिया में भी जो फैसले होते थे वो पंचायतें करती होती थी, जो जुडिशियल फैसले होते थे वो पंचायतें करती थी। राजा सिर्फ देशद्रोही जैसे उन्हें वैसे मामलों को डील करता था देशद्रोह से, बाकी सारी चीजें लोकल लेवल पंचायत ही डील करती थी। तो पंचायत क्या थी, पंचायत जब भी फैसला सुनाती वो दो चीजें हमेशा कंसिडर करती। सबसे पहले कि बंदे का रिलीजन क्या है। ठीक है, मिडीवल इंडिया में बिकॉज इस्लाम भी इंडिया में आ गया था, तो क्या वो एक हिंदू है या वो मुस्लिम है, पहले तो ये कंसिडर होता था उसके, क्योंकि रिलीजन के अपने अपने खुद के कानून है, उसके कारण उनका रिलीजन देखा जाता था। हर रिलीजन में जो पनिशमेंट है वही दी जाएगी। तो उसके बाद उनका रिलीजन देखने के बाद एक चीज और जो रिलीजन के थ्रू ही आई है एक्चुअली, वो है कास्ट सिस्टम। पर्सन के कास्ट के मुताबिक उसे सजा मिलती थी। दो लोग एक साथ जिन्होंने क्राइम किया, लेट्स सपोज एक अमीर था एक गरीब था, ठीक है, अमीर मतलब एक कास्ट सिस्टम भी और दूसरा इकोनॉमिक स्टेटस भी। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्टेटस का मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलीजन के बाद ये दो चीजें देखी जाती थी। एक अमीर था एक गरीब था, दोनों ने किसी का मर्डर किया, लेट्स सपोज एक साथ मिलके किया, गरीब को फांसी की सजा दे देंगे और अमीर को फाइन देके छोड़ देंगे, ऐसे भी हो जाता था। यही चीज कास्ट सिस्टम में भी होती थी, अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जब फर्क किया जाता था, तो अपर कास्ट के लोगों को बस फाइन लगा के छोड़ दिया जाता था और लोअर कास्ट के लोगों को वर्स्ट से वर्स्ट सजा दी जाती थी। तो ये जो सिस्टम था ये इक्वालिटी के ऊपर बेस नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि आपकी जुडिशरी के साथ आपका रिलीजियस इश्यूज और उसकी क्रिएटेड चीजें इंटरफेयर कर रही थी। ठीक है, तो आपका जो सिस्टम था वो प्रॉपरली फंक्शनिंग, जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर नहीं था। तो ब्रिटिशर्स रूल ऑफ लॉ इंडिया में लेके आए, जिसके साथ लाइफ, लिबर्टी, प्रॉस्पेरिटी वो भी प्रमोट हुई और एक स्टेबल स्टेट बनी है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट पर्सन इज जॉन स्टुअर्ट मिल। जीनियस कैन ब्रीथ फ्रीली ओनली इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल, एथिक्स जो लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं उन्हें मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया भी था, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी एथिक्स के सब्जेक्ट में। ठीक है, ये जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, और इसके बाद ये नहीं, ये दोनों जॉन स्टुअर्ट और जॉन लॉक, ये दोनों फ्रीडम के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने मतलब इन दोनों का नाम तुम फ्रीडम के उसमें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, बस ये लाइनों को ध्यान से पढ़ना, इसमें से तुम्हें बहुत सारा कंटेक्स्ट मिल जाएगा, जहां पे राइट्स का क्वेश्चन आए तुम वहां पे उसे यूज कर पाओ। जॉन स्टुअर्ट मिल्स, तो पहले हम सॉरी कोट पढ़ रहे थे, जीनियस कैन ब्रीथ फ्रीली ओनली इन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मतलब है? हाँ जी, ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀडम ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਪਾਏਗਾ।
किस चीज को क्या कर पाएगा? ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਟੈलेंट ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ एटमॉस्फेयर चाहिए वा। बिल्कुल, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में ना पॉलिश्ड वे में, वही जैसे मैं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा और पॉलिश्ड वे में सोचना शुरू करो। देखो जो जीनियस होते हैं जो अलग अलग चीजें इन्वेंट करते हैं या नए थॉट्स सोसाइटी में प्रोवोक करते हैं, जैसे कि राजा राममोहन रॉय जिन्होंने कहा कि तुम सती क्यों कर रहे हो। वो एक जीनियस थे जिन्होंने सोचा कि हम जो सोसाइटी में कर रहे हैं कितना गलत है। जीनियस का जरूरी नहीं है तुम्हें कोई ना कोई चीज इन्वेंट करनी है। जीनियस वो भी हो सकता है जिसने कोई ना कोई थॉट प्रोसेस को इवोक किया। ठीक है, तो जीनियस को अलग अलग टाइप से ऐसे ऐसे में तोड़ के जरूर लिखना है। जीनियस को अगर सिर्फ तुम इन्वेंशन की साइड लेके जा रहे हो तो तुम्हारा वन साइडेड आंसर है, तुम्हें दोनों साइड लेके जाना है। तो ओवरऑल अगर तुम इन्वेंट करने वालों को भी देखो या इन्हें भी देखो, एक चीज उनमें जो कॉमन है वो है कि जीनियस एक रेडिकल थॉट प्रोसेस, एक रेडिकल आइडिया सोसाइटी में थ्रो करते हैं। अगर तुम्हारी सोसाइटी कंजर्वेटिव है, फ्रीडम नहीं देती, तो अपने आप वो जो रेडिकल आइडिया है, रेडिकल आइडिया का मतलब होता है, रेडिकल का मतलब होता है कोई बहुत ही सडन चेंज लाने वाली चीज। अगर तुम्हारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती ऐसे आइडियाज को, वो कंजर्वेटिव है, तो वो ऐसे लोगों की आवाज को हमेशा दबाएगी। अगर वो दबाएगी तो जो जीनियस पैदा होने थे उस सोसाइटी में, जो जीनियस के थॉट्स उस सोसाइटी में आने थे, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां पे कोई भी पर्सन अपने थॉट्स, अपने व्यूज और अपनी इन्वेंशंस को फ्रीली प्रेजेंट कर सके, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, बस उसका राइट होना चाहिए कि वो प्रेजेंट कर सके। क्योंकि अगर फ्रीडम है तो अगर 100 बुरे आइडियाज आते हैं तो 2 तो अच्छे आइडियाज आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो वो 2 आइडियाज के लिए हमें 100 के लिए टॉलरेंट भी बनना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो 2 आइडियाज जो किसी जीनियस को आने थे वो भी दब जाएंगे। हर चीज के ऊपर डिबेट, डिस्कशन, सब कुछ जरूरी है। इसी के ऊपर दूसरी चीज जो इन्होंने बोली है जॉन स्टुअर्ट मिल ने, बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड रादर देन एन एनिमल सैटिस्फाइड। ये भी कभी आपको ऐसे की हेडिंग बन के आ सकता है। यहीं से दूसरे तरीके से बोला जाता है, बेटर टू बी अ सोक्रेट्स डिससैटिस्फाइड देन अ फूल सैटिस्फाइड। इसका क्या मतलब है? इन दोनों में से किसी का मतलब बता दो, एक ही मतलब है दोनों का। बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससैटिस्फाइड रादर देन अ एनिमल सैटिस्फाइड। एन होना चाहिए, चलो उसकी स्टेटमेंट है एज इट इज लिखी हुई है, एनिमल सैटिस्फाइड। मतलब सर कोई तो सैटिस्फाइड होना चाहिए आंसर, तो चाहे वो इंसान ना होवे, कोई और ही क्यों ना होवे। नहीं 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 नहीं, ऐसे इसमें किसी को कोई सेटिस्फाई करने वाली बात नहीं है। दूसरे वाली कोट पढ़ के देखो, बेटर टू बी अ सोक्रेट्स डिससैटिस्फाइड, तो वो तो कह ही रहा है कि तुम्हें डिससैटिस्फाइड होना अच्छी बात है, देन टू बी अ फूल सैटिस्फाइड। हाँ जी, कोई और? राजेश जी, विनय जी, अभय गेस करना चाहेगा? दीक्षा, प्रकाश, परमिंदर जी, ਸਰ सौरभ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ वाले बंदे उस चीज ਨੂੰ फॉलो करन। नहीं 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 नहीं, देखो इसका सारा, इस कोड का एक अल्टीमेट मतलब है तुम्हारे अंदर की क्यूरियोसिटी। एक ह्यूमन बीइंग और एक जानवर में फर्क क्या है?
हम में सबसे बेसिक फर्क है कि हम हर चीज को सोच सकते हैं। जानवर के पास हर चीज को सोच के एनालाइज करने की पावर नहीं है, इंसान के पास है। तो उन्होंने ये बोला है कि जानवरों की तरह जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कि जानवर क्या होते हैं, अपनी जो लाइफ है उनके पास वो सैटिस्फाइड जी रहे हैं। जानवर जो है एक अनसेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं, जो है बस खाया पिया सो गए, कोई पर्पस नहीं है, कोई क्यूरियोसिटी नहीं है और जानने की और कुछ करने की, तभी तो वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। हम भी तो किसी टाइम जंगल से ही आए हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट से निकले हैं, तो हमने इतनी प्रोग्रेस कैसे ले आए और कोई और जानवर क्यों नहीं ला पा रहा? क्योंकि हमने हर चीज को क्यूरियोसिटी से देखा। हमने जब क्यूरियोसिटी जागी, हमें अपनी प्रॉब्लम्स देखी, उन्हें सॉल्व करने की टेंडेंसी जागी, तो हमने अपने आप नई चीजें इन्वेंट की या कोई चीजें डिस्कवर की और अल्टीमेटली हम यहां तक पहुंचे। तो यही चीज सोक्रेटिस के साथ जोड़ के दी गई है। सोक्रेटिस क्या होता था, हमने सोक्रेटिक डिबेट के बारे में पढ़ा था। सोक्रेटिस हर चीज को सवाल करता। सोक्रेटिस ने यही बोला, किसी चीज को डायरेक्ट फैक्ट के तौर पे एक्सेप्ट ना कर लो, उसे हमेशा क्वेश्चन करो कि वो चीज सही है या गलत है। सिर्फ एक फूल होगा, एक मूर्ख इंसान होगा जो जिसे जो बताया गया उसे एज इट इज एक्सेप्ट कर ली। हर चीज के बारे सोचना समझना जरूरी है, ताकि तुम्हारे माइंड में एक थॉट तो जनरेट हो। थॉट जनरेट होगा, वही तो नॉलेज की तरफ तुम्हें लीड करेगा। तो बेटर टू बी अ सोक्रेटिस डिससैटिस्फाइड, कि तुम्हें आंसर नहीं मिल रहे, डिससैटिस्फाइड हो अभी भी, तुम्हें यहाँ और क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, तुम लगातार उनके सवालों के जवाब जानना चाहते हो। देन अ फूल सैटिस्फाइड, कि एक फूल्स की तरह सैटिस्फाइड जिंदगी जी रहे हो कि बस जो आ रहा है वैसे ही आता रहे, कोई सवाल नहीं उठाना चाहते। जब तक सवाल नहीं उठाओगे कोई चीज कैसे है तो क्यों है, तो उसी स्टेज पे अटके रह जाओगे। तो ये चीज समझनी यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज, जॉन स्टुअर्ट मिल बहुत ही बड़े, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो यूटिलिटेरियनिज्म है। यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है आपके जॉन स्टुअर्ट मिल की। यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी का कहना है कि हमें मैक्सिमम गुड करना है। हैप्पीनेस बोलो या गुड कर लो, हैप्पीनेस, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट पीपल भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, जैसे मर्जी लिख सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल। जॉन स्टुअर्ट मिल का कहना था कि देखो, लाइफ में जब भी तुम कोई चीज करने जाओगे, जरूरी नहीं है कि तुम सबको हमेशा खुश कर पाओ, पर तुम्हें वो रास्ता चुनना चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोगों को खुशी मिले। मैक्सिमम लोग अगर खुश हैं और सबसे पहले तुम खुश हो और उसके बाद मैक्सिमम लोग खुश हैं, तो बस तुम्हारा डिसीजन अपने आप सही है। बहुत बारी गवर्नमेंटल पोस्ट पे होगे तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो शायद तुम्हारे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्हें पसंद ना आए, पर अगर वो मैक्सिमम लोगों का फायदा कर रहे हैं तो वो सही डिसीजन है। ठीक है, चाहे वो डिसीजन जैसा मर्जी है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, ये सारा इसमें समझाया हुआ है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने फ्री स्पीच के बारे, खासकर फ्री स्पीच के बारे लिखा है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे अगर तुमने कभी लिखना हो तो जॉन स्टुअर्ट मिल को तुम हमेशा मेंशन कर सकते हो। जॉन स्टुअर्ट मिल की एक बहुत ही स्पेशल कंट्रीब्यूशन है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ना आपके खासकर लिखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है। देखो, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, चाहे वो डेमोक्रेसी है, उनमें सबसे ज्यादा जिनकी आवाज चलती है ना, वो है मेजॉरिटी की। मेजॉरिटी जो कहेगी सरकारें उसी तरफ झुक जाती हैं। चाहे डेमोक्रेसी भी है, डेमोक्रेसी में भी तो वोट चाहिए,
तो मैक्सिमम सरकार उसकी तरफ झुक जाएगी जहां पे मेजॉरिटी होगी, ठीक है, हमेशा मेजॉरिटी की ही चलने लग जाती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किन्हें आती है? माइनॉरिटीज को। माइनॉरिटीज की आवाज दबेगी तो माइनॉरिटीज के हक दबेंगे। एक हक जो माइनॉरिटीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो कुछ भी बोल पाए, अगर वो उनके पास आजादी है, वो कुछ भी बोल पाएंगे, तो अपने आप जो मेजॉरिटी है उसकी तरफ क्रिटिसिज्म जनरेट होगा। अगर किसी को बोलने की आजादी नहीं है तो माइनॉरिटी का ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल ही अनचेक चला जाएगा, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो उसकी तरफ देखने के लिए सबसे पहले क्रिटिसिज्म होना जरूरी है। क्रिटिसिज्म होने के लिए बोलना जरूरी है। वही इस थ्योरी के अंदर बोला गया। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? क्लियर है ना? तो बाकी यही चीजों को आगे इसमें समझाया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज में जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन सिस्टम ऑफ लॉजिक। आपके जॉन स्टुअर्ट मिल ने आपकी नॉलेज की तरफ, वही ऊपर जो थॉट है उसी द्वारा से मैं बस बताने लगा हूं, उस चीज को पॉइंट आउट किया है कि तुम्हें हर चीज को लॉजिकली सोचना समझना जरूरी है। क्योंकि जिस दिन तुमने सोचना समझना बंद कर दिया तो जो पर्सन आसानी से लोगों को कन्विंस कर सकता है वो अपने आप तुम्हारे ऊपर राज करने की कैपेसिटी रखेगा। हर चीज को क्वेश्चन करना जरूरी है, हर चीज को डाउट में लाना जरूरी है, उसके अंदर से क्वेश्चन जनरेट करने जरूरी है। यही आपका लॉजिक है। जब तक आप अपने अंदर ये क्वेश्चन नहीं जनरेट करोगे, अपने आप वो चीज जो है तुम एज अ फूल एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपका लॉजिक हमेशा ये कहना चाहिए कि मुझे इसे हर तरीके से सवाल करना है। क्लियर है? वो इसके थ्रू यही बोला गया। नेक्स्ट इज जॉन रॉल्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर चूजन बिहाइंड अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इसका क्या मतलब है? ਸਰ ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਅ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਹੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ठीक हो, थोड़ा और सोचो। ਲਾਈਕ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। वो तो है ही, बिल्कुल। ठीक है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट राइट है इसमें। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर चोजन बिहाइंड अ व्हील ऑफ इग्नोरेंस। जो आपका जस्टिस सिस्टम होता है ये 100% इक्वालिटी के ऊपर और जस्टिस के ऊपर अपने आप खुद जस्टिस नहीं डिलीवर कर रहा होता। क्योंकि अगर हम जस्टिस करने लगते हैं, हम जब भी कोई प्रिंसिपल सेट करते हैं कि ऐसे एविडेंस पेश हो, ये हो, बहुत बारी ऐसा हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको धोखा भी दे रही हो सकती है। तो आपका जस्टिस सिस्टम हर बारी एक्चुअली फेयर जस्टिस कर पाए ये जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी हमेशा फॉल्ट हो सकते हैं। हम क्या करते हैं जब एक जस्टिस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, अब मतलब कोटेशन की तरफ आता हूं, हम जब एक जस्टिस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, जब एक जस्टिस सिस्टम को फिक्स रूल्स में बांध देते हैं, हम मान के ही चल पड़ते हैं कि यही सिस्टम सबसे ज्यादा सही है, ठीक है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तभी हम मिनिमम कर देते हैं। तो जब हम फ्लेक्सिबिलिटी मिनिमम कर देते हैं तो, और तुमने जो रूल्स बनाए गए हैं बस उन्हें एक्सेप्ट कर लिए कि जुडिशरी ऐसे ही चलनी चाहिए,
वो अपने आप में एक फॉल्टी प्रैक्टिस की तरफ पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि तुमने सबसे बेसिक चीज ही जस्टिस की इग्नोर कर दी कि जस्टिस हर पर्सन हर सिचुएशन के लिए अलग हो सकता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, कोई ऐसे रूल्स जो जस्टिस के लिए बनाए गए हैं, वो इस इग्नोरेंस में बनाए जाते हैं कि ये चीज परफेक्ट है, बल्कि वो हर सिचुएशन हर पर्सन पे वेरी कर सकती है डिपेंडिंग किस, मतलब सारी सिचुएशन कैसी बनी। ठीक है, क्लियर है? ये इस कोटेशन का मतलब है। तो तुम ऑलमोस्ट राइट थे, बस उसे इससे जोड़ के हमने वो करना है। तो जॉन रॉल्स की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, वो है कि किसी लॉ को, कोई भी जो कानून पास हो रहा है, अगर तुम्हें कोई भी कानून अगर पेपर में क्वेश्चन पे आता है कि क्या ये कानून सही है या गलत है, तुम वहां पे जॉन रॉल्स का नाम मेंशन कर सकते हो। जॉन रॉल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि क्या लॉ सही है और उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करना चाहिए, उसे दो प्रिंसिपल्स के ऊपर सोचा जाए। अगर ये दो प्रिंसिपल्स वो लॉ पूरा करता है तो आपका लॉ सही है। अगर इनमें से एक प्रिंसिपल भी वायलेट करता है तो वो लॉ अपने आप गलत है। सबसे पहले लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब है कि जो वो लॉ है, पहली बात तो वो लॉ पास करने वाली बॉडी लोगों द्वारा चुनी गई है या नहीं, ठीक है, या लोगों द्वारा रिकॉग्नाइज है या नहीं। मतलब राजा ऑब्वियसली चुना नहीं जाएगा, पर अगर राजे को रिकॉग्नाइज, अगर लोग मानते हैं कि ये हमारा राजा है, उसका कानून भी मानेंगे। तो सबसे पहले जो कानून बना रहा है उसकी लेजिटिमेसी जरूरी है, लोगों में उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर लोग उस बॉडी को नहीं मान रहे तो वो लॉ भी अपने आप में वैलिड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लेजिटिमेसी चाहिए कि वो लॉ एक लेजिटिमेट सोर्स बना रहा है, कोई इलेजिटिमेट सोर्स नहीं बना रहा। दूसरी चीज स्टेबिलिटी। वो जो कानून आया है उससे आपकी सोसाइटी में या तो स्टेबिलिटी बन जाए या जो बनी हुई है वो एग्जिस्ट करती रहे। अगर उस कानून से आपकी सोसाइटी में स्टेबिलिटी बिगड़ रही है, वो कानून अपने आप में गलत है। क्लियर है? तो ये दो ग्राउंड्स को समझना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? तो आपके फार्मर बिल को भी इसमें ले आ सकते हो। उसमें पहली चीज ऑब्वियसली लेजिटिमेट बॉडी ने बनाई है, पर दूसरी वो स्टेबिलिटी को चैलेंज करती है। मतलब स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी ला नहीं रही, पर वो उसे चैलेंज करती है। तो तुम, हाँ देखो, आंसर लिखते हो तुम कभी भी ये नहीं कह सकते कि कानून बिल्कुल गलत है। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो कि वो जॉन रॉल के प्रिंसिपल्स को चैलेंज कर रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बिगड़ने के चांसेस है, ठीक है, पर ये नहीं कह सकते कि स्टेबिलिटी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, वो तो तुम यही कह रहे हो कि देश बर्बाद हो जाएगा, तो तुम कैसे सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो? 100% नेगेटिव नहीं हो सकते अप्रोच में। सिर्फ ये लिख सकते हो कि सिर्फ चैलेंज हो रहा है आपके जॉन रॉल्स के प्रिंसिपल। इंटरनेशनल ऑर्डर, अब किसी भी दो कंट्रीज को और उनके लोगों को आपस में अगर रिश्ते बनाने हैं तो ये 8 प्रिंसिपल्स फॉलो करने जरूरी है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में ये 8 प्रिंसिपल फॉलो किए जाए तो आपकी अपने आप पीस एंड सिक्योरिटी नेशंस के बीच में बनी रहेगी। या आप किसी भी कंट्री के रिलेशन, जैसे इंडो चाइना के बीच में आजकल रिलेशन खराब हुए हैं, वहां पे जॉन रॉल्स को यूज कर सकते हो। सबसे पहले, पीपल आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड देयर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आर टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर पीपल। कि सारे लोग आजाद है और वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ये हम भी जाने, वो भी जाने, और एक दूसरे के फ्रीडम की हम इज्जत भी करें कि हाँ दूसरे के पास ये हक होना चाहिए। पीपल आर टू ऑब्जर्व ट्रीटीज एंड अंडरटेकिंग। तो जो समझौते हुए हैं, पीपल का मतलब इसमें सरकारें भी आ गई, लोग भी आ गए, सब आ गए, स्टेट आ गई पूरी।
गवर्नमेंट और लोगों से बन के तो स्टेट बनती है। तो स्टेट ऑब्जर्व्स ट्रीटीज एंड अंडरटेकिंग। कोई भी जो समझौते हुए हैं देशों के बीच में वो अच्छे से माने जाए। चाइना ने ये तो वायलेट किया, ठीक है, जो एग्रीड एलएसी थी उससे आगे बढ़ना चाहता है, तो वही तो अब डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। पीपल आर इक्वल एंड आर पार्टीज टू एग्रीमेंट दैट बाइंड देम। दोनों पार्टी, दोनों स्टेट बराबर हैं और किसी ना किसी एग्रीमेंट की पार्टीज हैं जो उन दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है। पीपल आर टू ऑब्जर्व द ड्यूटी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एक्सेप्ट टू एड्रेस ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक दूसरे के घरेलू मामलों में दखल नहीं देनी, मतलब एक दूसरे के कंट्री के मामलों में। जैसे चाइना ने, जब हमने 370 खत्म किया, हमारे यहाँ पे फालतू के कमेंट चाइना ने भी दिए थे, ठीक है, अकेला पाकिस्तान नहीं था, चाइना ने भी उसका साथ दिया। एक दूसरे के इंटरनल मामलों के ऊपर कमेंट नहीं करना। हम करने को उनके तिब्बत और यूगर मुस्लिम्स के ऊपर जो वो कर रहे हैं, हम उनके ऊपर कमेंट करते हैं। तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन फॉलो करनी चाहिए। People have a right of self-defense, but no right to instigate war for reasons other than self-defense. तो ये तुम इंडिया की पोजीशन को हमेशा डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हो कि जॉन रॉल ने इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रिंसिपल में बोला है, जिसके चलते हुए इंडिया ने एलएसी के ऊपर स्टेप लिए कि हमारे पास हमेशा इंटरनेशनल ऑर्डर में राइट टू सेल्फ डिफेंस है। हम अपने आप को बचाने के लिए कोई भी स्टेप उठा सकते हैं, पर कोई भी कंट्री दूसरे की तरफ एग्रेशन ना दिखाए, वॉर की तरफ हम ना उकसाएं किसी कंट्री को, ठीक है। पीपल आर टू ऑनर ह्यूमन राइट्स, एक दूसरे की ह्यूमन राइट्स जो हैं उसकी कदर करें। पीपल आर टू ऑब्जर्व सर्टेन स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शन इन द कंडक्ट ऑफ वॉर। तो अगर वॉर की सिचुएशन होती भी है, किसी कंट्री में वॉर छिड़ भी जाती है, कुछ वॉर के प्रिंसिपल्स दोनों कंट्रीज वायलेट ना करें। जैसे कि टॉर्चर, जो अक्सर वॉर के टाइम पे डिप्लॉय किया जाता है कि जो सोल्जर पकड़े जाते हैं दूसरी साइड से, उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, तो ऐसी चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। People have a duty to assist other peoples living under unfavorable conditions that prevent their having a just or decent political and social regime. People have a duty to assist other people living under unfavorable conditions that prevent their having a just or decent political and social regime. तो अगर कोई स्टेट, मतलब अगर हमारी नजर में कोई ऐसी कंट्री है या ऐसा इलाका है जहां पे लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही है, उनके बेसिक राइट नहीं मिल रहे, तो हमें वहां पे इंटरफेयर करके उन्हें फ्रीडम दिलवानी चाहिए। ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, क्लियर है। फिर बस उसने वही फंडामेंटल इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, वही चीज रिपीट हुई है जो अब तक हम सब कुछ पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज है, पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, कि लोगों को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की सिक्योरिटी चाहिए, टेरिटरी की सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, और अपनी जान की सिक्योरिटी चाहिए। पॉलिटिकल और सोशल इंस्टीट्यूशंस बने रहे, एक सोसाइटी का जो कल्चर है वो चलता रहे, ठीक है, बस ऐसी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज Jean-Jacques Rousseau. People in their natural state are basically good, but this natural innocence is corrupted by the evils of society. इसका क्या मतलब है? ये जॉन रॉल्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, पूरी की पूरी, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर और ये सब कुछ, और यही पेपर में आपके स्टेटमेंट बन के आई हुई है, ठीक है, ऐसे की स्टेटमेंट यूपीएससी में, मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, इतना बन के आया हुआ है। आगे भी यही कोटेशन पूरी करने वाली, तो ये उसके बाद पढ़ते हैं, बस ये 2 कोटेशंस पढ़ लेंगे तो ये सारा का सारा जितना भी लिखा हुआ है इसके अंदर सारा का सारा क्लियर हो जाएगा आपको। तो पीपल इन देयर नेचुरल स्टेट आर बेसिकली गुड, बट दिस नेचुरल इनोसेंस हाउएवर इज करप्टेड बाय द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। इसका क्या मतलब है? ਸਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ।
कुछ बुरी चीजें। ਹਾਂਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। पर रूसो को तो कहना है कि तुम भी बुरे हो। बुरा तो हर कोई है, हाँ तो वही चंगा भी रूसो हर ने कोई बोला है। है, रूसो ने यही बोला है कि हर कोई बुरा है सोसाइटी में, मतलब हर कोई कहीं ना किसी लेवल पे हर कोई बुरा है। तो बेसिकली आपकी रूसो ने क्या बोला है, हाँ आपका थोड़ा आंसर सही है। रूसो ने बोला है कि एक सोसाइटी जहां पे, मतलब सोसाइटी इमेजिन ना करो, एक इंसान बिल्कुल फ्री स्टेट में रह रहा है, कोई सोशल बाउंडेशंस नहीं है, मतलब कोई कल्चर नहीं है, कोई सिविलाइजेशन नहीं है, कोई फिक्स लाइफ नहीं है, कोई स्टेट या गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी स्टेट एग्जिस्ट करे, लोग बाय नेचर अच्छे हैं, ठीक है, अगर वो बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं तो वो नेचर में अच्छे हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है। जो हमने ये सिस्टम क्रिएट किया है, पहले हमने सोसाइटी बनाई, सोसाइटी के कुछ नियम बना लिए, एक साथ रहने के नियम बनाए, फिर सरकारें बनाई, सरकार ने कानून बनाए, इसने लोगों को करप्ट कर दिया। क्यों? जब हम सोसाइटी में रहने लगे, सोशल प्रेशर आने लगा, ठीक है, एक दूसरे से ऊपर जाने का, परफॉर्म एक से बेटर एक करने का। जब ये प्रेशर बिल्ड होने लगा, सोशल प्रेशर बिल्ड होने लगा, दूसरी साइड जब हम नेचर में थे तब हम सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स की तरफ कंसंट्रेट कर रहे थे। जब हम एक दूसरे की तरफ देखने लग गए तो हमें अपने आप ग्रीड जागी। जब ग्रीड जागी तो हमने और पाने के लिए फ्रॉड, मतलब हमारी सोसाइटी में फ्रॉड, थेफ्ट, ठीक है, मर्डर, ये सारी चीजें भी आने लगी। तो ये ईवल्स ऑफ सोसाइटी तभी जनरेट हुए जब हम सोसाइटी में एक साथ रहने लगे। तो एक नेचर में इंसान अच्छा ही था, ये तो हमारा ही जो सिस्टम है, पूरी सोसाइटी जो एक साथ आके रहने लगी, जिसने उसे करप्ट कर दिया। ठीक है, ये इस कोटेशन का मतलब है। ठीक है, इसे अलग अलग सिस्टम में देखोगे, पॉलिटिकल पावर हथियाने के लिए लोग, मतलब पॉलिटिशियंस पैसा भी खिलाते हैं, शराब भी पिलाते हैं, हर चीज ये बुरी प्रैक्टिस है, पर उन्हें पावर चाहिए तो वो सब कुछ करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, झूठे वादे भी करेंगे, ठीक है, लालच भी देंगे, और जो लोग वोट डाल रहे हैं वो उनकी लालच में आ भी जाएंगे। ठीक है, तो हर कोई करप्ट होता जा रहा है किसी न किसी लेवल पे। ठीक है, जो अमीर बन गया वो अपनी लाइफ में इतना इंडल्ज हो गया कि गरीबों की हेल्प करना भूल गया, वो भी करप्ट हो गया, उसे पैसे ने करप्ट कर दिया। ठीक है, ये इकोनॉमी के तौर पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जो इकोनॉमिक फ्रॉड से ये सब कुछ हो गया, या जो अमीर बन गया कि वो सोशल वैल्यूज जो बनाई भी गई थी उन्हें बिल्कुल ही भूल गया, गरीबों की मदद करना बिल्कुल ही भूल गया, उसकी जगह वो अपने ही पैसे के नशे में, एक तरह से जैसे कहते हैं धुत है, वो बन के जी रहा है। दूसरी कोटेशन यॉन याकस रूसो की बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, और ये वाली पेपर में स्टेटमेंट बन के आ चुकी है। मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज। पूरी पहले कंप्लीट कोटेशन पढ़ते हैं। मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज। Those who think themselves the masters of others are indeed greater slaves than they। इसका क्या मतलब है, और ये बहुत ही अच्छी कोटेशन है। तो पर्सनल रिलेशन से शुरुआत करते हैं। मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज। देखो, जब एक इंसान पैदा होता है उसे कोई सोशल रिलेशन ना पता होते हैं, ना निभाने की कोई ड्यूटी होती है, पर जैसे जैसे वो उम्र में बड़ा होता जाता है, सबसे पहले तो चलो पेरेंट्स के साथ तो उसने जुड़ना ही है, सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग्स के बाद फ्रेंड्स बन गए, उसके बाद जैसे जैसे वो सोसाइटी में इंडल्ज होता जाता है, उसे सबके साथ, एक होता है ना कि सबके साथ बना के रखनी है, वो क्या हो रहा है, वो अपनी फ्री विल नहीं है, पर उसे सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए सबके साथ हमेशा बना के रखनी पड़ेगी। तो बना के रखनी पड़ेगी तो उसकी फ्री विल कहाँ गई? तो एक तरह से वो सबके साथ, मतलब
अगर वो कोई भी गलत एक्ट करता है तो शर्मिंदा सबके आगे होता जाएगा, जितने भी लोग हैं हर कोई उसे बोलेगा कि इसने ये क्या किया। तो हर बंदे के ऊपर ना एक रोक लगती जाती है कि मैं ये काम अब नहीं कर सकता। जितना वो लाइफ में ऊपर उठता जाता है वो हमेशा एक रोक लगती जाती है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। तो लाइफ में ये चीज रूसो ने बोली है, तुम जितना अपने आप को ऊपर इमेजिन करोगे, दूसरी जो चीजें हो, those who think themselves the masters of others are indeed greater slaves than they। तुम लाइफ में जितने बड़े पर्सन बनते जाओगे तुम्हें अपनी हैबिट्स उतनी ज्यादा, मतलब कोई भी सोशल लाइफ जो है उतनी ज्यादा लिमिट करनी पड़ती है। ठीक है, क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज तुम्हारे ऊपर हर टाइम सोशल प्रेशर होता है कि तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली तुमसे बड़ा स्लेव कोई नहीं है। तुम्हें लग रहा है कि तुम सबसे ऊपर बैठे हो, पर एक्चुअली तुम तो चेनों से बांधे पड़े हो, सोशल चेनों से, दिख नहीं रही पर ये सारी सोशल बॉन्ड्स ही तो हैं जो तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम से ही रोक रही है। ये बॉलीवुड में लगा लो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अगर कुछ भी करते हुए पाए जाते हैं कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, और वो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं है जो कोई और नहीं कर रहा हो। ठीक है, जैसे ड्रग्स का इशू है, ड्रग्स इतनी सोसाइटी में वैसे भी तो फैला हुआ है, पर उनमें से कोई लेट्स सपोज कई बार सिगरेट पीता भी पाया जाता है, उसकी फोटो भी खासकर छाप देते हैं। वो बेचारे वो चीजों में भी छुप छुप के वो चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो चाहे फेमस हो गए, उनके पास पैसा आ गया, पर उनकी फ्रीडम्स खत्म हो जाती हैं। वो हर जगह चेन से बाइंड तो उन्हें अपने एक्शंस में अपने आप लिमिट लगानी पड़ती है। ये रूसो ने बोला है कि तुम्हें लगता है सबसे इंडिपेंडेंट लाइफ जीने वाला रूसो ने बोला है कि वो एक्चुअली सबसे बड़ा मालिक है, क्योंकि उसे किसके ऊपर, अपने ऊपर ही तो राज करना है और किसी को कोई आंसर देना ही नहीं। तो एक लेट्स सपोज एक पुअर पर्सन है जैसे सोसाइटी में कोई वेल रिकॉग्निशन कुछ नहीं है, उसे कौन देखने वाला है वो लाइफ में क्या कर रहा है? सोसाइटी उसकी तरफ देख ही नहीं रही, पर वो आजाद है, वो कुछ भी कर सकता है। हर कोई ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये चीज ऐसे काम करती है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी भी टाइप का? ठीक है, आज हमने मोंटेस्क्यू तक पहुंचना था। मोंटेस्क्यू हमने पहले पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। बस अब आपके कल ये ज्यादातर सारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और बस परसों ये खत्म हो जाएगा, मतलब कल ये वाले खत्म हो जाएंगे और परसों आखिरी में गांधी और उनकी जो फिलोसफीज हैं वो पढ़ के वो भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद परसों से छुट्टी नहीं है? ये तो ऑनलाइन लगा ही सकते हो। ठीक है, हाँ जी। तो ये था आपका आज का लेक्चर।